कनाडा वर्सेस नेपाल इस सेकंड ओडीआई मैच की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम ये देखने को मिला और लगभग आप कहें कि 600 रन के आसपास 550 के 650 रन के आसपास इस गेम में रन्स कहीं ना कहीं पड़े हैं। वो बहुत ही हाई स्कोरिंग ये गेम रहा और एट द एंड रिजल्ट जो निकल कर आया वो ये रहा कि नेपाल ने अपना सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज इस गेम में कंप्लीट किया। या और कनाडा को एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद क्या वो उस स्कोर तक पहुँच पाए जिस स्कोर तक उन्हें पहुँचना चाहिए था। नेपाल ने इस चीज़ को कैसे किया और कनाडा की बैटिंग कैसी रही है, दोनों टीमों की बॉलिंग कैसी रही है, हाई स्कोरिंग गेम्स के बीच में दोनों टीमों की बॉलिंग्स क्या रही, क्या क्या मेन टर्निंग पॉइंट रहे गेम चेंज होने के कनाडा के पर्सपेक्टिव से, नेपाल के पर्सपेक्टिव से, ये सारी चीज़ें पे डिस्कशन करने के लिए अब आपके सामने हम हाजिर हैं इस हमारे एनालिसिस में जो कि है कनाडा वर्सेस नेपाल सेकंड ओडीआई की। तो एंड यहाँ पर शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे और उससे पहले कहीं ना कहीं चलिए पहले फेस बाय फेस से शुरुआत कर लेते हैं, फिर बीच में सारे डिस्कशंस करेंगे एंड फेस बाय फेस कंपैरिजन जानना इसमें बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि ये है कहीं ना कहीं एक हाई स्कोरिंग गेम। चलिए जानते हैं कि किस फेस में किस टीम ने सामने वाली टीम को मात दी है। बिल्कुल, और अगर फेस बाय फेस की बात करें तो यहाँ पर कनाडा ने 1 से 10 ओवर में 56 रन बनाए, कोई नुकसान नहीं किसी भी विकेट का। वहीं नेपाल ने 72 रन बनाए थे, 2 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ पावर प्ले 1 में 1 से 10 ओवर में। ये फेस ऑब्वियसली कनाडा यहाँ लेके गया क्योंकि उनका कोई विकेट यहाँ पर गिरा नहीं था, विकेटलेस गए थे वो। 11 से 40 ओवर की बात करें मिड फेस की तो यहाँ पर कनाडा ने 159 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इस मिड फेस में 189 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बेहतरीन खेला और कनाडा को पछाड़ा इस फेस में और एक ये वाला फेस नेपाल के नाम रहा। डेथ फेस की बात करें 41 से 50 तो कनाडा ने 70 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान उन्हें यहाँ पर उठाना पड़ा। वहीं नेपाल ने इस फेस में जीत दर्ज कर ली थी तो ऑब्वियसली है ये फेस जो है ये नेपाल के नाम रहा है। नेपाल ने 2 फेस जीते और 1 फेस कनाडा ने जीता। बिल्कुल, और अगर हम यहाँ बात करें पहले फेस की भी तो कहीं ना कहीं चेस करते हुए जो 70 रन बनाए गए हैं यानी ये बहुत ही तेज तरार बने हैं और चेस करते हुए उन्होंने सामने वाली टीम के रन्स को कहीं ना कहीं ओवरटेक किया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव जरूर रहा। लेकिन वो दोनों विकेट्स कहीं ना कहीं चले गए, इसीलिए कहीं ना कहीं वो डेंट भी इसी में काउंट जरूर होगा फर्स्ट फेस की अगर हम बात करें। लेकिन फेस बाय फेस में नेपाल ने यहाँ पर 2-1 से मात दी थी अगर हम रन कंपेयर की यहाँ पर बात की जाए। चलिए अब ये तो बात हो गई फेस बाय फेस की, अब जरा चलते हैं कनाडा की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि कनाडा की टीम का आज स्कोरिंग एरियाज क्या क्या रहे हैं। हाई स्कोरिंग गेम्स है तो दोनों टीमों की स्कोरिंग एरियाज पर डिस्कशन जरूर होगी विद चार्ट। तो इस चार्ट पे आप किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे किस एरियाज में किन किन जगहों पर रन यहाँ पर पड़े हैं और कौन सा एक आध एरिया और आपके हिसाब से कनाडा की इनिंग में एक्सप्लोर किया जा सकता था इन कंपेयर टू रनिंग। नहीं ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें सभी एरियाज़ में रन पड़े हैं। स्क्वायर लेग, फाइन लेग, थर्ड मैन, पॉइंट, सबसे ज़्यादा रन आए हैं कवर्स और मिड विकेट की तरफ। वहाँ पर समझ लीजिए 102 रन बने हैं अगर हम देखें कवर और मिड विकेट की तरफ। सामने की तरफ थोड़े कम है 24 और 20 रन मिड ऑन यानी कि वी की तरफ थोड़ा सा कहना होगा थोड़ा कम खेला, लेकिन फिर भी यहाँ पर रन आए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा खाली है। तो आप स्कोरिंग एरियाज़ पे नज़र डालें तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। हर ग्राउंड के कोने से रन निकालने की कोशिश की है कनाडा ने। बिल्कुल, वहीं पर अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो 34 उन्होंने चौके लगाए हैं, 4 छक्के लगाए हैं और 91 सिंगल्स लिए हैं कनाडा ने आज अपनी इनिंग में और 5 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने डबल या ट्रिपल कहीं ना कहीं लेने की कोशिश की है। तो ये कहीं ना कहीं स्कोरिंग एरिया विद पाई चार्ट समझाने की हमने कोशिश की कौन से एरिया में कनाडा ने आज रन टारगेट किए हैं। अब चलते हैं उनकी बैटिंग यूनिट की तरफ। बैटिंग कार्ड की यहाँ अगर बात की जाए तो जैसे मैच में हमने कहा था कि उनके ओपनर्स को कहीं ना कहीं रन्स करने होंगे, इस गेम में आना होगा वापस अपने फॉर्म में। यहाँ पर आज उनके बल्ले से रन जरूर निकले हैं। 94 रन की उनकी पार्टनरशिप आज कहीं ना कहीं देखने को मिली। एरॉन जॉनसन ने शानदार 65 रन बनाए, नवनीत धालीवाल ने 46 किए। पहले स्कोर कार्ड जान लेते हैं, उसके बाद पिछले मैच में कहीं ना कहीं हाफ सेंचुरी लगा वाला परगट सिंह की बात करें उन्होंने 38 रन किए 38 बॉलों में। निकोलस की बात करें उन्होंने 20 रन किए। उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला फिर से अगर हम बात करें ओपनर और जो टॉप ऑर्डर थे 1 डाउन 2nd डाउन के बाद फिर एक मिनी कोलैप्स यहाँ पर छोटा सा देखने को मिला और फिर नीचे जाकर लोअर ऑर्डर में श्रेयस मोवा ने 40 रन बनाए 42 गेंदों में। ये तो बात हो गई बैटिंग कार्ड की एंड मैं चाहूंगा आप इसे एनालाइज करें विद पार्टनरशिप चार्ट कि कनाडा की जो पार्टनरशिप चार्ट यहाँ पर निकल कर आई है वो किस तरह से आज आप देख रहे हैं कि किस सेक्शन कौन सा वो फेज रहा जहां पर आपको लगा कि कनाडा
285 जिसमें शुरुआत हुई थी 285 बहुत कम रह गया। नहीं ज़रूर देखिए, अगर हम बात करें 94 पे पहला विकेट गिरा, फिर यहाँ पर दूसरे तीसरे और पांचवें विकेट के लिए अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई थी। पहला, तीसरा और पांचवा विकेट कनाडा के लिए 50 रन की पार्टनरशिप लगा के गया था बोर्ड पर, अगर हम बात करें। लेकिन और वहीं पर दूसरे विकेट के लिए यहाँ पर पार्टनरशिप हुई थी 32 रनों की, अगर हम देखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आई है वो है 179 पे जी हाँ 179 पे 2 विकेट थी। और उसके बाद 32 रन के आप अगर देखेंगे डिफरेंस में 4 विकेट यहाँ पर गिरे हैं। कनाडा की सबसे बड़ी वजह जो रही है, कनाडा की जो स्कोर वो और ज़्यादा यहाँ लगा पाते, वो नहीं लगा पाए। एग्जैक्टली यही रही है, 179 से 212 रन तक टीम के 4 विकेट टीम ने गंवा दिए, बहुत ही सस्ते। बिल्कुल, और उसके अगर आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो 216 पे उनका 7वां भी गिर गया, यानी 36 रन के अंदर उन्होंने 5 विकेट, यानी आधी उनकी पवेलियन जो डगआउट में बैठी हुई थी वो आकर वापस से डगआउट में चली गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो ये वो फेज था जहां पर नेपाल ने वापसी की और कनाडा ने यहां पर इन किया। लेकिन ये एक चीज़ यहां पर जरूर डेलीगेट जरूर कहना चाहेगा कि अंपायरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज ख़राब हुई है। अंपायरिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है आज। अगर हम देखें यहाँ पर तो एरॉन जॉनसन का जो रनआउट रहा भीम शार्की का, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डावडोल था कि वो रनआउट है कि नहीं है, और कहीं ना कहीं वो उसमें अगर देखें उसके बाद बात करें अगर निकोलस का, तो वो स्टंपिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अंपायरिंग जो है वो खासकर टीवी अंपायरिंग जो इतनी खासा आज हमें देखने को नहीं मिली। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड आज बहुत ही ख़राब था। कुछ एक आध डिसीजन नेपाल के लिए भी काफ़ी गए, लेकिन ज़्यादातर जो सफ़र किया है वो कनाडा ने किया है आज अंपायरिंग की वजह से। ये ज़रूर डेलीगेट पॉइंट होना चाहेगा। और एक चीज़ और है, अगर एरॉन जॉनसन का जो भीम शार्की को रनआउट है वो आपको रनआउट लगता है, फेयर है, तो फिर एक बार गौर करिएगा जब आसिफ शेख को रनआउट किया गया क्या वो फेयर था या फिर नहीं था। क्योंकि अगर एरॉन जॉनसन वहाँ पर रनआउट थे तो फिर डेफिनेटली आसिफ शेख भी वहाँ रनआउट होने चाहिए थे। अब आप सोचेंगे कि हाँ उसके अलावा तो फिर क्या हुआ ही क्या, उसके एक आध गेम तो आसिफ आउट हो गए, लेकिन सोच कर देखिए अगर आज आसिफ 80 या 90 मारते या देव या रोहित वाली इनिंग खेलते तो ये डेफिनेटली गिना जाता है या फिर नहीं। तो यही चीज़ है, अंपायरिंग कहीं ना कहीं आज पुअर हुई है और थोड़ा बहुत खामियाजा कनाडा को उसका भी भुगतना जरूर पड़ा है। लेकिन ओवरऑल एट द एंड उसके अलावा भी उनके पास मौका था, लेकिन एक जो कोलैप्स हुआ और जिसकी वजह से आज जो एन ने समझाया कि कौन सा वो फेज था जहाँ पर नेपाल के बॉलर्स ने वापसी की और कनाडा के बैट्समैन ने कहीं ना कहीं अपनी जो पकड़ है वो ढीली छोड़ दी। अब बात चलते हैं सीधे एन नेपाल की बॉलिंग एनालिसिस की तरफ। नहीं ज़रूर देखिए, बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग आज मीडियोकॉर तो ज़रूर रही है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा देखने को तो मिला नहीं। बीच बीच पर आकर वापसी फिर आज रोहित पौडेल ने भी यहाँ कराई, 8 ओवर में 32 रन 2 विकेट। आकाश चंद का डेब्यू था, उन्होंने पहला विकेट लिया नवनीत धालीवाल को आउट कर 5 ओवर में 31 रन 1 विकेट। पवन शराफ ने भी 1 विकेट 3 ओवर में 28 रन। कुशल मल्ला लगातार विकेट ले रहे हैं, 10 ओवर में 51 रन 2 विकेट। अच्छा, उन्होंने भी आज उनका डे आउट आज ग्राउंड में। सूर्य तमांग थोड़े से आज फीके नज़र आए हैं, बॉलिंग से इतनी अच्छी बॉलिंग लाइन या कहना होगा इतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम नए हैं तो आप कोई बात नहीं, आप गलतियां करेंगे तो उससे सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 ओवर में 1 पैडिंग 46 रन 1 विकेट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप करते रहिए काम अपने गेम में। मेन है सोमपाल और रीजन ढकल की, अगर हम जहाँ तक बात करें, शायद कईयों को ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन नई बॉल जब शेयर कर रहे हैं आप, न्यू बॉल बॉलर हमेशा जो कोच होते हैं वो कुछ सोच समझ कर बनाए जाते हैं। न्यू बॉल बॉलर अगर इवनिंग में आ रहे हो या आफ्टरनून में आ रहे हो या मॉर्निंग में आ रहे हो, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो हल्का स्विंग भी ना करा सके नई बॉल से। तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक दोनों नई बॉलर जो थे आज सोमपाल और रीजन, थोड़ा सा अपने आप में इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हम नई बॉल से शुरू के 3-4 ओवर भी स्विंग नहीं करा सकते? ये खुद से पूछने वाला एक सवाल है। बिल्कुल होते हुए नहीं दिखिए, मैच हमने भी देखा, आपने भी देखा, तो इसलिए मैंने कहा कईयों को शायद अजीब लगेगी ये, लेकिन डेली क्रिकेट इस बात को ज़रूर उठाएगा। नई बॉल का बॉलर हमेशा अलग होता है, थर्ड बॉलर जो आते हैं वो अलग होते हैं, उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो स्विंग कराएं, सीम कराएं, लेकिन जो नई बॉल के बॉलर होते हैं उनसे ये परमानेंट उम्मीद की जाती है कि आप चाहे साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज़ हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या नेपाल हो या एशिया हो, कहीं भी हो, आपसे 3-4 ओवर शुरू में हमें स्विंग देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी इवनिंग हो, आफ्टरनून हो या मॉर्निंग सेशन हो। तो ये अपने आप में थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है नेपाल के सभी बॉलर्स को, जो अभी पेस में है। कुछ टाइम ही दिखती है, वरना ज़्यादातर टाइम
नदारत रहती है, जबकि वाइड बॉल का जो टाइम होता है स्विंग का वो 10 से 12 ओवर का होता है। बिल्कुल, शुरू की हम बात कर रहे हैं 1 से 10 ओवर तक की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये सबसे चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कंडीशन वैसी हो रखी है, ओवर क्लाउड कंडीशन हो रखी है, तो यकीन मानिए रीजनल ढकल आपको 2.5 हाथ की स्विंग करा सकते हैं। लेकिन आप एज अ न्यू बॉलर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी स्विंग कहीं ना कहीं होना वो एक अलग आर्ट है जो आपको कहीं ना कहीं आनी चाहिए, और बहुत क्रूशियल मौकों पे इस चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है काफ़ी कुछ वक्त से। नई बॉल से वो जो एक स्विंग है 3-4 ओवर की, जो ने कहा, वो कहीं ना कहीं मिस आउट है। वो उस नई बॉल का फ़ायदा उठाने में टीम कामयाब नहीं हुई है अभी तक, पेसर्स की जहाँ तक बात है। चलिए, ये आज की बॉलिंग की बात हो गई। इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि रीजन ढकल जो है अपने 2 मौकों का फ़ायदा अभी तक नहीं उठा पाए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। नए यंग प्लेयर है, इतना पेशेंट नहीं डाल सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 2 मौकों का वो फ़ायदा जो मौके मिले थे उसका क्या उन्होंने फ़ायदा उठाया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठाया। अब बात करते हैं यहाँ पर चेस की। वन ऑफ द बेस्ट चेस यहाँ पर रहा है। उसके बाद जी आयान, क्या कह रहे थे आप? नहीं जरूर, एक चीज़ मैं छोटी सी बोलना चाहूँगा जल्दी। फील्डिंग का स्तर जो रहा है आज नेपाल का, वो बहुत पुअर रहा है। जो फील्डर्स थे बहुत स्लॉपी थे। शायद कुछ फील्डर्स थक गए थे बीच में आते आते 25-30 ओवरों में। फील्डिंग को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कई वीडियोज़ में बोला है कि काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें वो काम होते हुए दिखता नहीं है। और ये हमने सीरीज शुरू होने से पहले भी कहा था कि हमारी नज़र रहेगी कि प्लेयर्स या जो प्लेयर्स हैं वो गलतियाँ कितनी कम करते हैं, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा। गलतियां लगातार हो रही हैं। फील्डिंग की जो मेजर गलतियां हैं, शायद फील्डिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फील्डिंग पर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है वो बड़े बड़े टूर्नामेंटों में ही पता चलता है। जब बड़े बड़े कवरेज आती है और वो फील्डिंग की बात करते हैं, उसका मजाक बन के रह जाता है। बिल्कुल सही कहा, और ये कई बार हुआ भी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी हमें कमेंट्री के थ्रू देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात होती है, ये उन्हीं टाइमों पर कहीं ना कहीं एक्सपोज होकर सामने आता है। जब फील्डिंग की बात हम कर रहे हैं, वो तब होता है जब आप किसी बड़े इवेंट पर गए हों, बड़े जगह पर गए हों, और आप वहाँ पर हार कर आकर फिर वही कहें कि हम वेल प्लेड, अच्छा किए, लर्न किए। लेकिन फील्डिंग में हमें वो लर्निंग देखने को मिल नहीं रही है। फील्डिंग का स्तर बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप कहें बिलो एवरेज है। कई वक्त तो हमें वो पुअर कैटेगरी जाता हुआ नजर आता है। 286 कनाडा ने यहाँ पर मारे, आखिर क्यों पहुंचे? उसके पीछे एक रीजन बड़ा फील्डिंग का भी नेपाल का रहा बिल्कुल, है। ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें पॉइंट आउट करने की है वो लगातार पॉइंट आउट करता है, चाहे आप उससे सहमत हो ना हो, लेकिन वो फैक्ट है, उससे आप भाग नहीं सकते। चलिए अब चेस की बात करते हैं। फैक्ट एक और ये भी है कि एक आज नेपाल ने आज वन ऑफ द क्या सबसे बिगेस्ट चेज आज अपने ओडीआई हिस्ट्री का कवर किया है, जो कि 287 रन उन्होंने मारे आज ग्राउंड पर। किस तरह से ये चीज़ें घटी हैं, चेस कैसे हुए, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बात करें नेपाल के स्कोरिंग एरियाज की। आज जैसे हमने आपको कनाडा का बताया, एंड नेपाल का स्कोरिंग एरिया आज क्या कहता है थ्रू आउट द इनिंग? कमाल का रहा है। आप देखें, आप सब जगह पे ढेरों रन्स किए हैं। थर्ड मैन पॉइंट, कवर्स में 50 रन, मिड विकेट में 40 रन, स्क्वायर लेग में भी 40 रन, फाइन लेग में 21, मिड ऑन का भी 38 रन। बहुत ये चार्ट जबरदस्त लग रहा है देखने में। नहीं वाकई में, और यहाँ पर बहुत शानदार चार्ट है। आप हर तरफ रन देखेंगे, हर एरिया में बाउंड्री भी आप देखेंगे, स्पेशली चाहे थर्ड मैन, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, कवर, तो बहुत अच्छा, बहुत उम्दा रहा है आज प्लेयर्स ने यूटिलाइज किया है। बिल्कुल, वहीं पर बाउंड्रीज की बात करें अगर, तो 11 कहीं ना कहीं सिक्सेस लगाए गए हैं, चौके 30 करीब लगे हैं, 67 सिंगल्स लिए गए हैं, और 12 अगर हम देखें डबल्स या ट्रिपल्स यहाँ पर लिए गए हैं। तो ये कुछ हाल था नेपाल का स्कोरिंग एरियाज का, जो चार्ट हमने प्रेजेंट किया। अब चलते हैं बैटिंग यूनिट की तरफ। बैटिंग में अगर बात करें, आज अनिल शाह को मौका मिला, और इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना और भुनाना। पहली ही इनिंग में वो आए और उनको रोल दिया गया था कुशल बुरतल वाला, जो वो काफ़ी, क्योंकि कुशल बुरतल हम सब जानते हैं काफ़ी तेज खेलते हैं, और उन्होंने बिल्कुल भी आज डिसअपॉइंट नहीं किया। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उन्होंने 20 गेंदों में 50 रन यहाँ पर किए, जो कि बहुत ही तेज रहा था। कई सारे रिकॉर्ड्स भी इस गेम में बने हैं, जो दिल क्रिकेट ने फास्टेस्ट में आपको कम्युनिटी के थ्रू प्रोवाइड कराएं, जो आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेंगे। दिल क्रिकेट चैनल इसीलिए एस्ट्रेट के साथ लगातार बना रहता है, जाकर उस रिकॉर्ड को जरूर चेक करिएगा। अनिल शाह ने भी रिकॉर्ड बनाया, तो उनकी तेज रन इनिंग यहाँ पर रही है। अब एक चीज़ और यहाँ पर क्या है, उनकी तेज इनिंग रही। अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें लगता है कि अंपायरिंग में यहाँ पर भी एरर हुआ है। एंड क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस बॉल पर अनिल शाह आउट हुए थे, कहीं ना कहीं हम दोनों को ये लगा कि उस बॉल में शायद हाइट ज़्यादा थी, शायद वो स्टंप को मिस करती। यहाँ पर भी एरर हुई है। जहाँ हमने कनाडा की बात की, तो यहाँ हम नेपाल की भी करेंगे। जी हाँ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टंप में वो मिस आउट हमें देखने को मिला है। ये अंपायरिंग एरर यहाँ पर हुआ है। शायद अनिल शाह वहाँ बच सकते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, एसोसिएट में ऐसी अंपायरिंग होती है, आप जानते हैं। DRS ना हो तो ये सब देखना पड़ता है। आसिफ शेख पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यान कैसे?
नहीं ज़रूर, देखिए आसिफ का बढ़ रहा है pressure। देखिए बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, क्लियर बात है ये। फॉर्म को ढूंढने के लिए शायद थोड़ा सा वक्त यहाँ ज़रूर लगेगा। जितना मैच खेले शायद वो नेपाल ए का कनाडा के खिलाफ, नेपाल ए का खेलना चाहिए, सही कहा यार आपने। नेपाल ए का आयरलैंड वॉल्स के खिलाफ, चाहे 50 ओवर हो 20 ओवर हो, वो कंपलसरी है अब आसिफ को खेलना, क्योंकि रन्स नहीं निकल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैचेस टीम खेल रही है, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 हो, T20I का ट्राई सीरीज़ हो, या आने वाले कोई भी हांगकॉन्ग क्वाड्रेंगुलर या वगैरह कोई भी तैयारी के लिए भी T20I हो, ODI हो, ऐसे काम नहीं चलेगा जब आप इंटरनेशनल फॉर्मेट में हो। आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वापसी बड़ी ज़बरदस्त करेंगे आप, हमें पूरी उम्मीद है दिल्ली क्रिकेट को। बस थोड़ा सा आप आउट ऑफ फॉर्म क्लियर चल रहे हैं। अगर फॉर्म में होते तो यही बॉल वो गैप में गिरती जो सीधा कवर एरिया में कैच पकड़ी एरॉन जॉनसन। बिल्कुल सही कहा आपने, फॉर्म होती तो ये कहीं ना कहीं एक वाव शॉट कहलाता जो कि दोनों के बीच से निकलता। उसके बाद बात करें रोहित पुड़ैल और देव खन्नल ने यहाँ पर एंट्री मारी, और एक और बार यहाँ हम कहेंगे जो अनिल शाह ने किया वही देव खन्नल ने किया कि अपने मौके को पूरी तरह से भुनाया। और ये बेहतरीन टाइम था कि उन्होंने, जो हमने आपसे इससे पहले कहा था कि देव वर्सेस भीम, यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि कॉन्टेस्ट क्या रहेगा। और आज दोनों एक साथ इस प्लेइंग इलेवन में खेले और देव ने कहीं ना कहीं ओवर शैडो कर दिया पूरी तरह से भीम शार्की को। तो देव ने बहुत ही शानदार कुछ शॉट्स लगाए हैं, बेहतरीन शॉट्स उनके रहे हैं। और यार हम जब मैच देख रहे थे तो आप कह रहे थे कि रिस्ट का जो इस्तेमाल है वो देव काफ़ी बेहतर करते हैं। हाँ जी हाँ, ज़रूर, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। लगता है कि शायद स्ट्रेट खेलने जा रहे हैं लेकिन एक पैर निकाल कर वो कवर की तरफ या फिर अपने एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल देते हैं, मिड ऑफ की तरफ खेल देते हैं। काफ़ी अच्छा उनका रिस्ट है, बहुत साफ झलकता है उनका रिस्ट जब वो चढ़ाते हैं बैट। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन शॉट्स लगाए गए हैं। और देव के शॉट्स रहते ही ऐसे हैं कि जब वो शॉट्स खेले अपने रिदम में हो तो देखने लायक होते हैं वो शॉट्स, जैसे कि आसिफ शेख के होते हैं जब भी वो कहीं ना कहीं शॉट्स लगाते हैं। वही बात करें रोहित पुड़ैल की, बेहतरीन कप्तानी इनिंग उनकी आज रही है। 101 गेंदों में 87 बनाए, डेफिनेटली वो सेंचुरी डिजर्व करते थे, लेकिन चलिए हो गया आउट, उनके स्वीप लगाने गए और वो आउट हो गए। लेकिन 87 रन का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। जब 70 पे 72 पे 2 हो गई थी टीम, लगातार 2 विकेट गिरे थे, तब आकर इन दोनों ने जो पार्टनरशिप की, ये भी यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड बनाए, जाकर कम्युनिटी में जरूर चेक करिए। बहुत अच्छे शॉट्स रहे, रोहित के हों देव के हों, दोनों की जो पार्टनरशिप रही है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उन्होंने बॉलें भी ज़्यादा नहीं ली, स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतरीन रखा, स्ट्राइक रोटेशन भी काफ़ी शानदार रहा, और उसके बावजूद उन्होंने दोनों ने मिलकर जी हाँ कुछ मैसिव शॉट्स भी यहाँ पर लगाए और 150 रन साथ में जोड़े। अच्छा खासा काम इन्होंने कर दिया था। लेकिन भीम शार्की उसके बाद आए, एक और मौका उन्होंने गंवा दिया। जी हाँ, 23 रन के कॉन्ट्रीब्यूशन से अगर आप खुश हैं तो डेफिनेटली ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर मैच फिनिश कर जाना था, आपके पास ओवर्स थे और रन्स थे, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डेल क्रिकेट कहीं ना कहीं जरूर उठाना चाहेगा कि भीम शार्की ने दोबारा शुरुआत मिलने के बाद अपना मौका वेस्ट कर दिया। आपको किसने रोका था कि आप इस गेम को फिनिश करके जाएं? बिल्कुल, और देखिए उसके बाद इसी वजह से फिर हुआ बिल्कुल में एक छोटा सा कोलैप्स टाइप। पवन शराफ भी आया, उन्होंने भी एक छक्का 2 चौके लगाए, सोचा कि शायद जा रही है बल्ले पे तो चढ़ाई देता हूँ, मार देता हूँ, ये सोच रही होगी। फिर वो क्लीन बोल्ड हो गए, ऑफ स्टंप उड़ा उनका, कहीं बल्ला कहीं बॉल कहीं, बहुत ही खराब रहा है अप्रोच। और पवन शराफ के बारे में तो खैर इतना बात भी कैच आउट हुए आज। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल कीपर ने कैच पकड़ी थी, जहाँ एज लगा उनका, बोल्ड हो गए, जी हाँ, वो देख भी रहे थे तो इसलिए लगा, सॉरी। लेकिन फिर से हवाई फायर करने गए, स्लॉक स्वीप मारने के लिए गए, ऑफ की थी, घुमाना चाहते थे लेग पर, खराब शॉट था। और उसके बाद कुशल मल्ला 9 रन पे नॉट आउट रहे और सोमपाल कामी 9 रन पे नॉट आउट रहे, दोनों ने शानदार जीत दिला दी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नर्व्स थी लास्ट में उन दोनों ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दी और 18 रन उन्होंने जोड़ दिए। तो ये हाल रहा बैटिंग यूनिट का। और बैटिंग में जहाँ पर जो चीज़ें रही हैं हमने आपको बताया। अनिल शाह की जहाँ तक बात है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली है। कुशल भुरतेल का रोल में उन्होंने ढाला था, उनको एक मौका मिला, उन्होंने उसमें भुनाया। देव को मौका मिला, उन्होंने भुनाया। बाकी किन भुनाया नहीं है वो आप जानते हैं, और हमने भी बॉलिंग एनालिसिस में बात की है। चलते हैं कनाडा की बॉलिंग एनालिसिस की तरफ। एंड क्या रहा है, फ्लैट बॉलिंग। बिल्कुल फ्लैट बॉलिंग रही है, बहुत लेट कर दिया आने में। साद बिन जफ़र भी हो, चाहे शाहिद अहमद ज़ई ने बस इकोनॉमिकल कराई है, टप्पे पे डाले जा रहे थे, टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी थोड़ी क्रिएट हुई है, ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुई, लेकिन उसे ग्रैब करने में नाकामयाब रहे कनाडा के फील्डर्स भी या फिर कहें कप्तान भी। तो ज़रूर आज बॉलर्स का जो आज वर्क डे आउट रहा है मैदान में वो बहुत ही पुअर रहा है। इतना बड़ा अच्छा टारगेट भी था ये, ऐसा नहीं है कि टारगेट बहुत छोटा था। कुछ यहाँ पर ग्लिम्सेस हमें नज़र आने चाहिए थे जो कि आपने ये सही कहा, जी हाँ, जो कि नज़र नहीं आए हैं। कुछ उम्दा बॉलिंग नज़र आनी चाहिए थी। आज उदय भागवान भी बहुत ज़्यादा खर्चीले साबित हुए हैं। टेरिबल बॉलिंग रही है। 5 ओवर में 54 रन उन्होंने दिए। हर्ष ठाकेर को क्या समझकर जो शुरुआत में लगाया गया ये समझ में नहीं है। स्टार्टिंग में उन्हें दे दिया,
79 रन 2 विकेट। उनको भी नवनीत धालीवाल 1 ओवर में 20 रन, बहुत पुअर बॉलिंग। ईश्वर जो सोई ने 2 विकेट ज़रूर निकाले, लेकिन बहुत ही पुअर आउटिंग आज रही है कैनेडियन बॉलर्स की, वह करने की काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फुल्ली एक्सपोज कर दिया आज नेपाल के बैट्समैन ने। और आपने एक चीज़ है ना भी सही कही, जो आप एनालाइज करते हुए कह रहे थे कि वो ग्लिम्स भी हमें नहीं दिखा। अगर आप लास्ट में सोचेंगे कि अरे नेपाल के 7 विकेट गिरा दिए थे, 6 विकेट गिरा दिए थे या 7 विकेट गिरा दिए थे, तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा काफ़ी क्लोज पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जो मेन फेस था वो तो पूरा देव और रोहित ने निकाल ही दिया, और वहां पर हमें कुछ देखने को मिला। एक आध कहीं ना कहीं फील्डिंग थोड़ी कनाडा की भी खराब रही है, लेकिन एट द एंड जीत यहां पर नेपाल को मिली, और बहुत ही कंफर्टेबल और एक तरफा बहुत ही बेहतरीन जीत यहां पर नेपाल को इस गेम में मिली है। और यही पूरा हाल रहा इस मैच एनालिसिस का। कहीं ना कहीं बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस गेम में बने हैं, हमने लगातार बहुत ही फास्टेस्ट वे में कम्युनिटी में वो सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। दिल क्रिकेट लगातार एफर्ट करता रहता है, हम चाहेंगे कि आप भी दिल क्रिकेट को लगातार सपोर्ट करते रहें और बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लगातार अपनी राय जरूर रखिए कि आपकी एनालिसिस पे क्या राय है। अगर आपको जो भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में रखिए, और अगर राय पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिलीज में जिन्हें भी क्रिकेट का इंटरेस्ट है उनके साथ आप शेयर करिए। उनसे आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एस्ट्रेट की एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो चैनल में जुड़ सकते हैं। बाकी सपोर्ट अपना जरूर बना के रखिएगा। आपकी क्या राय है जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।